RTP September 24, Cost and Management Accounting. Case scenario 1. X trade, an unregistered supplier under GST, purchased material from Y Limited, which is a registered supplier under GST. Okay. During the month of June 2024, the ex-traders has purchased a lot of 5,000 units on credit from Y Limited. तो ये अनरजिस्टर्ड है तो इनको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा ना, जीएसटी का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। उन्होंने परचेजेस किए हैं ट्रेड क्रेडिट पे 5,000 यूनिट्स। The information related to purchase are as follows. Listed price 5,000 units का है 2,50,000। Trade discount है 10% on listed price। CGST and SGST का credit available 18% and 9%। बट ये अनरजिस्टर्ड है तो इसको अप्लाई नहीं होगा, हाँ अवेलेबल नहीं होगा, ये इन्होंने ऐसे ही लिखा है। कैश डिस्काउंट है 10%। Will be given only if payment is made within 30 days। अगर 30 days के अंदर आपने पेमेंट कर दिया तभी आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। टोल टैक्स 5,000 के पे हुए हैं। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 17,220 के हैं। डेम्यूरेज पेड टू ट्रांसपोर्टर 5,000। Commission and brokerage on purchase 10,000. Amount deposited for returnable containers 30,000. Amount of refund on returning the container 20,000. Other expenses 2% of total cost. A 20% storage in material receipt is expected considering the at 20% storage in material on receipt is expected considering the natural of the raw material। तो हम 20% natural of the raw material को हम स्टोर करके रखते हैं। The payment to the supplier was made within 21 days of purchases। Oh, okay। क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ओके, फर्स्ट इफ एक्स, एक मिनट एक बार ग्लांस दे ओके, if X trader pays the supplier within 30 days of purchase, then what is the total amount of cash discount received from the supplier and how it is treated to calculate material cost? Cash discount is received when credit amount paid within stipulated period of 30 days। तो इन्होंने 30 days में तो पे कर दिया है। The amount of cash discount to be received from supplier listed price है 2,50,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 25,000 आ गया। टैक्सेबल वैल्यू आ गया 2,25,000। इसमें से जीएसटी गया 40,500। तो टोटल अमाउंट पेबल हो गया 265,500। बट कैश डिस्काउंट हम सी का लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू का कैश डिस्काउंट, तो इतना मिला है हमें। नेट अमाउंट टू बी पेड टू सप्लायर 243। तो यहाँ पे हमें जो बात ध्यान में रखनी थी वो था कि हमें कैश डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू पे देना है, अमाउंट पेबल टू सप्लायर पे नहीं, टैक्सेबल वैल्यू पे। यस, तो कितना आ गया 243,000। तो ये
कैश डिस्काउंट कितना मिला है? कैश डिस्काउंट इज 22,500, 22,500 डी, और ये इट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट, और इनको हम मटेरियल कॉस्ट से डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैश डिस्काउंट अब नॉर्मल होता है, तो उसे हम मटेरियल कॉस्ट से डिडक्ट कभी भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी आ गया आंसर कि हमारा इतना था कैश डिस्काउंट, बट फिर भी हम इसे मटेरियल कॉस्ट से डिडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अब नॉर्मल है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल बी what will be the amount of other expenses and how it is treated in material cost? अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट क्या होगा और इसको क्या मटेरियल कॉस्ट में हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो अदर एक्सपेंसेस, देखो मटेरियल लिस्टेड प्राइस ऑफ मटेरियल में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो ये आया, जीएसटी माइनस किया तो ये इतना आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ये कैश डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए ये सब हमने किया था, बट हम एक्चुअल में तो डिडक्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो अब हम यहाँ पे क्या अदर खर्चे ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। टोल टैक्स ऐड करेंगे, फ्रेट कमीशन, फ्रेट इंश्योरेंस कमीशन, ब्रोकरेज, फिर हम कॉस्ट ऑफ रिटर्नेबल कंटेनर्स, अमाउंट डिपॉजिट इतना है, अमाउंट रिफंड इतना हो गया, तो कॉस्ट कितना हुआ 10,000। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट, 2%, तो टोटल कॉस्ट तो ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये तो सिर्फ 98% है क्योंकि 2% जुड़ेगा तब ये टोटल 100 होगा, तो इसका हमने 98 से डिवाइड किया, ये 2 से इंटू किया, तो ये 6 to 80 आ गए। फिर से देखो यहाँ तक हमने कैलकुलेट किया, अभी इसमें ये अभी पूरा नहीं है, इसमें एक और खर्चा ऐड होना बाकी है जिसका नाम है अदर एक्सपेंसेस, वो 2% है और उसको ऐड कर देंगे ये तो ये टोटल 100 हो जाएगा। तो मतलब वो 2% अभी ऐड नहीं हुआ है, तो अभी ये कितना है, ये 98 है, तो ये यूनिटरी मेथड है, इसको 98 से डिवाइड करेंगे और इसका 2% निकल गए, फिर ये इन दोनों को प्लस करके ये 100% आ गए। शॉर्टेज मटेरियल ड्यू टू नॉर्मल रीजन से जो भी मटेरियल होता है उसको यूनिट से तो माइनस करते हैं बट अमाउंट से माइनस नहीं करते हैं, तो अमाउंट से माइनस नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ गुड यूनिट्स का टोटल कॉस्ट तो यूनिट ही कम होगा, टोटल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 78.5। तो अदर एक्सपेंसेस का खर्चा क्या होगा 6280, तो 6 ऑप्शन बी 6280 इट विल बी एडेड विद द मटेरियल कॉस्ट, इसको हम मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी ही आया है। यस। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड हाउ विल इट be treated in cost sheet of ex traders? तो जीएसटी का अमाउंट बताना है और इसको कॉस्ट शीट एक्स ट्रेडर की कॉस्ट शीट में इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो जीएसटी का अमाउंट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ भी है वहां भी है, तो ये 40,500 ही आया है, राइट। यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। X traders is an unregistered supplier in the GST, तो इसको क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा जैसे कि मैंने कहा था। GST पेड ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल विल बी पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि हमें क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो जो हमने GST पे किया है हम इसको ऐड ही कर देंगे इसी में, राइट। अब मटेरियल कॉस्ट में GST का अमाउंट भी एज ए एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, और अमाउंट के लिए ऊपर अब प्लीज रेफर द अबव सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आया है कि इट विल बी एडेड विद मटेरियल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि हमें क्रेडिट तो मिला नहीं है, अगर क्रेडिट मिला होता तो हम इसको ऐड नहीं करते। Fourth question is, what is the total material cost chargeable in the cost sheet of X traders? X traders का total material cost कितना होगा? तो ये हमने कैलकुलेट किया है 314, राइट।
314 आया है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। प्लीज रेफर द अबव सॉल्यूशन, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें हम सॉल्व तो करेंगे नहीं, तो ऊपर वाला आंसर अब बार बार थोड़ी सॉल्व करेंगे, एक सॉल्व कर लिया तो उसी से देख देख के आंसर दे सकते हैं। एंड तो ये आ गया ए। The number of good units and cost per unit of the material received are, तो good units 4000 यूनिट्स थे एंड कॉस्ट पर यूनिट है 78.5, तो ये ऑप्शन सी इज द आंसर।